प्रोडक्ट रिव्यू के बाद लीगल नोटिस और फिर एक राउंड टेबल वीडियो में आके ये बोलना कि जो भी इस तरह की वीडियोस बनाएगा मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। ये कहानी तो आप लोगों को पता ही है। अभी हाल ही में एक और यूट्यूबर ने ये बोला है कि वो एक एजेंसी ज्वाइन करने वाले हैं जो कि उन सारे वीडियोस को स्ट्राइक डाउन करेगी जो भी उनको क्रिटिसाइज करते हुए बनी है या फिर आगे बनेगी। तो आखिर चल क्या रहा है, ये सारे यूट्यूबर्स अचानक से बदलने कैसे लगे। अब इस वीडियो में मैं एग्जांपल भले ही सिर्फ इन दो यूट्यूबर्स का ले रहा हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे यूट्यूब पर एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि कोई भी अगर किसी को थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज करते हुए वीडियो बनाता है तो या तो उसकी वीडियो स्ट्राइक डाउन कर दी जाती है या फिर उसको लीगल नोटिस भेज दिया जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और इन यूट्यूबर्स का भी पूरा करियर इसी तरह से बना है, चाहे वो रोस्ट करने वाले यूट्यूबर्स हों या फिर प्रोडक्ट रिव्यू वाले। अब रोस्ट का तो फिर भी समझ में आता है कि वो एक एंटरटेनमेंट कैटेगरी की चीज़ है और अगर किसी को पसंद ना आए तो वो उस पार्ट को कट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। लेकिन बात जहाँ पर प्रोडक्ट रिव्यू की आती है तो वहाँ पर प्रोडक्ट की खूबियों के साथ साथ उसकी खामियों को भी बताना पड़ेगा ही। ऑडियंस आती है एक ऑनेस्ट रिव्यू देखने के लिए ताकि वो उस प्रोडक्ट के बारे में पहले सब कुछ अच्छी तरह से जान ले और उसके बाद ही उसे खरीदने का फैसला करे। लेकिन अगर जरा सी क्रिटिसिज्म पर वीडियो पर स्ट्राइक मारा जाएगा और लीगल नोटिस आने लगेगा तो फिर ऑनेस्ट रिव्यू का क्या होगा, फीडबैक का क्या होगा। इन सब चीज़ों की सबसे बड़ी वजह जो दिखती है वो ये है कि यूट्यूबर्स अब सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन नहीं रहे हैं। आप जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख लो वो अब पूरी एक टीम बन चुके हैं, एक ब्रांड बन चुके हैं। पहले यूट्यूबर का मतलब था कि सिर्फ एक इंसान जो अपने बेडरूम में बैठा हुआ है और वो वीडियोस बना रहा है। अब चाहे वो एंटरटेनमेंट के वीडियोस हो, कुछ ट्यूटोरियल हो, कुछ सिखा रहा हो या फिर प्रोडक्ट रिव्यूज़ की वीडियोस हो, वो एक अकेला इंसान होता था, उसके साथ कोई ब्रांड या कोई टीम जुड़ा हुआ नहीं होता था। और इसी वजह से वो ऑनेस्ट रिव्यूज़ भी दे पाता था और अगर किसी को क्रिटिसाइज करते हुए वीडियो बनाए तो सामने वाला भी उसको क्रिटिसाइज करते हुए वीडियो बनाता था या फिर जो भी रिप्लाई वीडियो होता था वो बनाता था, ना कि स्ट्राइक मारने लगता था या फिर लीगल नोटिस भेजने लगता था। लेकिन चूंकि अब सारे यूट्यूबर्स जो है वो ब्रांड बनने लगे हैं तो उन्हें अपने ब्रांड की रेपुटेशन को भी मेंटेन करना है, उसकी इमेज को भी मेंटेन करना है और शायद इसी वजह से ये लोग जो है वो इस तरह से अब रिएक्ट करने लगे हैं। यूट्यूब की तरफ से जो इनकम है, जो एडसेंस वाला इनकम है वो तो है ही, लेकिन इनके इनकम का जो मेजर हिस्सा है वो स्पॉन्सरशिप से आता है। और अगर क्रिटिसिज्म वाली वीडियोस की वजह से रेपुटेशनल डैमेज हुई तो हो सकता है कंपनीज स्पॉन्सरशिप देना भी कम कर दें और इन सब की वजह से इनका टोटल इनकम भी कम होगा तो फाइनेंशियल लॉस होगा। और इसी वजह से इनके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है इमेज क्लीन रखने का और सारे नैरेटिव्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये बताना भी ज़रूरी है कि ये जो क्रिटिसिज्म वाली वीडियोस होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर बार कंस्ट्रक्टिव हो। कई बार ये सिर्फ ट्रोलिंग और हरासमेंट के इंटेंट से भी बनाई जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक रिप्लाई वीडियो को या एक कमेंट्री वीडियो को ट्रोलिंग समझकर या हरासमेंट समझकर उसको स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश की जाती है। यूट्यूबर्स ये नहीं समझ पाते शायद कि उनको जो क्रिटिसाइज करते हुए वीडियो बनी है वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, ट्रोलिंग और हरासमेंट है या फिर सिर्फ उनका ईगो हर्ट हुआ है। तो जिसने भी वीडियो बनाई है उससे एक बार ट्राई करो बात करने का। और कई बार ऐसा होता भी है कि कोई ब्रांड इमेज या रेपुटेशन वाली बात नहीं होती है, सिर्फ उनका ईगो हर्ट हुआ होता है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से सामने वाले की आवाज़ को दबा दिया जाए, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले श्वेता गंगवार के वीडियो के साथ हुआ था और उनकी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की कोशिश की गई थी। हालांकि उनकी वीडियो फेयर यूज़ के अंदर थी क्योंकि उन्होंने एक तरह से रिप्लाई दिया था, एक कमेंट्री वीडियो बनाई थी, तो वो फेयर यूज़ के अंदर आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे तौर पर कॉपीराइट स्ट्राइक का एक गलत इस्तेमाल किया गया था। और मज़े की बात यह है कि जब भी कोई क्रिएटर इस तरह से करता है कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की कोशिश, तो ऐसा नहीं होता कि क्रिटिसिज्म रुक जाती है, वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। आप किसी एक क्रिएटर की वीडियो को स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश करोगे तो 10 लोग और वीडियो बनाएंगे क्योंकि लोग चैलेंज की तरह ले लेते हैं। और लीगल नोटिस का बढ़ता ट्रेंड तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। अब जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं लीगल बैटल लड़ने के तो वो लोग कर लेते हैं, लेकिन जो अभी नए यूट्यूबर्स हैं या फिर जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो चुप हो जाते हैं और अपनी वीडियोस डिलीट कर लेते हैं। अब इन सब से होगा ये कि कोई भी अगर प्रोडक्ट है जिसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उनके बारे में कोई वीडियोस बनाएगा ही नहीं। ऑडियंस को सिर्फ वो वीडियोस देखने को मिलेगी जिसमें प्रोडक्ट की अच्छाई बताई गई है। लेकिन वीडियो ना बनाने से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती है। जब लोग प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम दिखेगी और ये जो मिसमैच होगा ये प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर कोई क्रिएटर किसी दूसरे क्रिएटर को क्रिटिसाइज करते हुए वीडियो बनाता है और जवाब में उसको स्ट्राइक मिलता है या फिर लीगल नोटिस मिलता है तो धीरे धीरे ऑडियंस को भी ये चीज़ें दिखने लगती है और ये स्ट्रैटेजी बैकफायर भी कर सकती है और ऑडियंस का भरोसा आपके ऊपर से धीरे धीरे कम होता जाएगा
और ऐसा होना कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि पहले भी हो चुका है। जो लोग भी क्रिटिसिज्म वाली वीडियोस बना रहे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग लाइन क्रॉस ना करें और टॉपिक पर बने रहते हुए ही वीडियोस बनाएं। और जिनके ऊपर वीडियो बनाई गई है वो भी कोशिश करें कि जिसने वीडियो बनाई उससे बात करें और उसे क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये स्ट्राइक और लीगल नोटिस वाली चीजें चलती रही तो कुछ दिन में यूट्यूब से जितने भी ऑनेस्ट फीडबैक और रिव्यूज वाले वीडियो हैं वो खत्म होने लगेंगे। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।